हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लाई गई, उसमें चेंजेस क्यों आए और एलपीजी का मतलब क्या होता है। तब मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, यानी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसका बिजनेस पर और इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट हुआ वो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटे। सबसे पहला जो इंपैक्ट आया है वो है इंक्रीजिंग कंपटीशन। कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 1994 में प्राइवेट बैंक एग्जिस्टेंस में आ गए, यानी कि सबसे पहले एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई आ गया। अब यानी कि जो पहले गवर्नमेंट ओन्ड बैंक चल रहे थे, पंजाब नेशनल बैंक था, एसबीआई था, इन सबके साथ में कंपटीशन शुरू, टक्कर शुरू। 1991 से पहले एमटीएनएल, बीएसएनएल की मोनोपोली चलती थी। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब मैंने पहला लैंडलाइन नंबर लगवाया था उसका एमटीएनएल का, तो 4000 पे सिक्योरिटी जमा करवाई थी मैंने, 4000 रुपीज। मतलब मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं। आज के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से मान लीजिए करीबन करीबन 20,000 पे, यानी कि एक फोन लगवाने के लिए 20,000 सिक्योरिटी। उस समय फोन लगवाने का मतलब होता था कि आप फॉर्म भरो, आपका लक्की ड्रॉ निकलेगा, 6 महीने 7 महीने में नंबर आएगा, या अप्रोच लगवाओ। लेकिन इस रिफॉर्म के बाद में जब एयरटेल आ गया, जब उसके बाद में वोडाफोन आ गया, आइडिया आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, तो कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया। एयरलाइंस में प्राइवेटाइज हो गई, बैंकिंग सेक्टर प्राइवेटाइज हो गया, इंश्योरेंस में एलआईसी केवल काम कर रही थी, उसके अलावा बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज प्राइवेट सेक्टर की मार्केट में आ गई और कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया। ये था सबसे पहला इम्पैक्ट, इंक्रीजिंग कंपटीशन। दूसरा इम्पैक्ट था मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। मार्केट गिव्स द कस्टमर्स वाइडर चॉइस इन परचेजिंग बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, कंपटीशन बढ़ने से सबसे बड़ा फायदा कस्टमर को होता है। अब जब मार्केट में नई नई चीजें आएंगी तो कुछ सस्ती भी आएंगी, कुछ क्वालिटेटिव आएंगी, यानी कि अब कस्टमर की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। जो लोग एमटीएनएल से खुश नहीं थे उन्होंने एयरटेल का नेटवर्क ले लिया, जो एयरटेल से खुश नहीं थे उन्होंने वोडा का ले लिया। कहीं ना कहीं कस्टमर्स की डिमांड इंक्रीज होनी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ कंपटीशन। ऑफ कोर्स प्राइस भी फॉल करना शुरू हो गया। कंपटीशन जब इंक्रीज हुआ तो प्राइस फॉल होना शुरू हो गया, प्राइस गिरना शुरू हो गया, नई नई वैरायटी मिलनी शुरू हो गई। हर नई कंपनी नई सर्विस लेकर के आती थी तो कस्टमर की डिमांड भी बढ़नी शुरू हो गई। ये था सबसे बड़ा दूसरा इम्पैक्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, कि कस्टमर्स की डिमांड अब बढ़ने लग गई, क्वालिटी बेटर होने लग गई, सर्विसेज और बेटर होने लग गई, प्राइस कम होने लग गए, जिसकी वजह से कस्टमर की डिमांड में इजाफा हुआ। तीसरा जो चेंज आया वो था नेसेसिटी फॉर चेंज। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, यानी कि अब बदलाव जरूरत बन गई, यानी कि बदलाव ऑप्शनल नहीं रहा, बदलाव हमारी क्या बन गई, जरूरत बन गई। मैं लाइव एग्जांपल देता हूं आपको। बैंकिंग सेक्टर में जितना भी काम होता था वो नॉन कंप्यूटराइज्ड होता था, मतलब उसमें कंप्यूटर यूज नहीं होते थे। पहले लोग मैनुअली अकाउंट्स मेंटेन करते थे, मैनुअली खाता मेंटेन होता था, जो आप पैसे डिपॉजिट कराते हो मैनुअली होते थे, विड्रॉल मैनुअली होता था, सब कुछ। अब बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी चेंजेस की वजह से कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया। कंप्यूटर्स इंडिया में एंटर करके बैंकिंग सेक्टर के अंदर में कंप्यूटर्स को इनकॉर्पोरेट किया गया। अब एक बात बताओ, बैंक कंप्यूटर तो खरीद सकता है, लेकिन क्या किसी पर्सन के दिमाग में कंप्यूटर को डाल सकता है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है? नहीं। यानी कि अब 1991 के बाद में लोगों को बदलना एक नेसेसिटी बन गया। Market forces became turbulent as a result of which enterprise must continuously modify their operations। यानी कि अब उनको अपने आप को बदलना कंपलसरी हो गया। अगर वो नहीं बदलेंगे तो वो आउट ऑफ डेट हो जाएंगे मार्केट से। इज दैट क्लियर? चौथा जो बदलाव आया, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था। बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर कंप्यूटर तो आगे नेसेसिटी फॉर चेंज की वजह से, अब ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना भी एक जरूरत बन गई। फिर कंप्यूटर तो लगा दिया, अब उसको चलाएगा कैसे कोई पर्सन? अगर उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ऑपरेट करना नहीं आता, एंट्री करनी नहीं आती है, तो कैसे करेगा?
टेक्नोलॉजी तो आ गई, अब उसको यूज कैसे करेंगे, रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे, उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसके लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए ना। अब कंप्यूटर खरीद लिया, उसको इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉलेशन वाले चाहिए, कंप्यूटर खराब हो गया तो रिपेयर वाले चाहिए, और वो स्किल्ड होने चाहिए। तो नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स हमारी एक नया इम्पैक्ट था, सबसे बड़ा। हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की जरूरत पड़ गई। द न्यू मार्केट कंडीशंस रिक्वायर पीपल विद हायर कॉम्पिटेंस एंड ग्रेटर कमिटमेंट, हेंस द नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की सबसे बड़ी ज़रूरत हमें महसूस हुई, और उसी की वजह से आज हमारा ह्यूमन रिसोर्स बहुत डेवलप हो चुका है। आप देखो ना, एक छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चे को भी मोबाइल ऑपरेट करना आता है। बिलीव मी, टच फोन आज 3 साल का बच्चा ऑपरेट कर पाता है। लेकिन अगर पुरानी जनरेशन को देखेंगे तो उन्हें आज भी टच फोन को यूज करने में दिक्कत आती है। तो आज का जो जनरेशन है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, आप सोचो कितना स्किल और डेवलप हो चुका है। पांचवा इंपैक्ट आया, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। न्यू टेक्नोलॉजीज मेक इट पॉसिबल टू इंप्रूव मशीन्स, प्रोसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी कि हमारा जो सबसे तेजी से बदलाव आया वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आया। 1991 से लेकर के अब तक लगातार इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी फास्ट होती जा रही है। मतलब एवरी डे यू हैव नंबर ऑफ एप्स, मोबाइल एप्स, नंबर ऑफ वेबसाइट्स, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स। यूट्यूब मुझे लगता है थक जाता होगा जो उस पर वीडियो स्ट्रीमिंग होती है उसके ऊपर में। गूगल सर्च करते 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 आई डोंट नो कितने लोग, हाउ मेनी पीपल सर्च एट ए टाइम ऑन द गूगल। तो आप देखो ना, हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी आ चुकी है। यू नीड एनीथिंग, जस्ट कॉल द गूगल। गूगल मैप आप यूज करते हो कहीं भी जाने के लिए, डिस्टेंस नाप सकते हो, टाइम नोट कर सकते हो, ट्रैफिक जाम को चेक कर सकते हो आप। सर दिस इज कॉल्ड रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और अभी कितना बदलेगा, इस इंपैक्ट को रोकना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट इंपैक्ट आया मार्केट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है फोकस, यानी कि अब कंपनियों का फोकस मार्केट पे हो गया। देखो पहले क्या होता था, 1991 से पहले गिनी चुनी कंपनियां होती थी, गिने चुने प्रोडक्ट्स होते थे। वो कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी और मार्केट में जाकर के बेचती थी, और लोग मजबूर थे। मजबूर क्या, उनको वही खरीदना है क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास में। भाई मैं 91 से पहले की बात करूं, टेलीफोन मुझे लगाना है तो MTNL का ही लगवाऊंगा, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है क्योंकि कोई नेटवर्क ही नहीं है। ठीक है, पॉलिसी करानी है तो LIC के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। घी खाना है तो डालडा, सर्फ लेना है तो निरमा, साबुन यूज करना है तो लाइफ बॉय, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं था। तो पहले प्रोडक्ट बनाया जाता था और मार्केट में बेचा जाता था। लेकिन 91 के बाद क्या चेंज आया, अब आप मार्केट में, क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया था, कस्टमर की डिमांड बढ़ चुकी थी, अब जो मैन्युफैक्चरर है उसको मार्केट में जाकर पहले ये पूछना पड़ता था कि भैया आपको क्या चाहिए, किस प्राइस पर चाहिए। फिर वो मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है और मार्केट में बेचता है। और आज आप देखो ना, आज हमें भी कोई सामान मार्केट में बेचना है तो पहले सर्वे करवाना पड़ता है, कंज्यूमर से पूछना पड़ता है भैया आप क्या चाहते हो, कितने में चाहते हो, तब जाकर के वो सामान बिकता है। तो यानी कि सोच बदल गई, ओरिएंटेशन, फोकस बदल गया, जिसको बोलते हैं मार्केट ओरिएंटेशन। लास्ट इंपैक्ट था लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग have realized that in order to survive and grow they will have to be more efficient and generate their own resources for the purpose। यानी 91 के बाद अब प्राइवेट सेक्टर भी था और पब्लिक सेक्टर भी था। प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर रहा था, पब्लिक सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस होता था। अब पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अगर आपको जीना है, यानी आप चाहते हो कि हम आपकी कंपनी को चलाएं, आपको जॉब पे रखें, तो आप मेहनत करो, अगर लॉस हुआ तो हम इसको भी बेच देंगे। यानी अब पब्लिक सेक्टर ने रियलाइज करना शुरू कर दिया कि भैया अब हम गवर्नमेंट जॉब को गवर्नमेंट के जॉब की तरह नहीं ले सकते, अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी, सरवाइव करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनियों से कंपीट करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो गवर्नमेंट इन कंपनियों को बेच देगी, फिर हम प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी।
दूसरा, गवर्नमेंट ने क्योंकि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेच दिया, तो जो लॉस पहले गवर्नमेंट को बियर करना पड़ रहा था वो खत्म हो गया। सबसे बड़ा इंपैक्ट। तो ये टोटल 7 इंपैक्ट हैं जो 1991 के रिफॉर्म के बाद आए। अब इन सारे इंपैक्ट्स को याद कैसे करना है? इंपैक्ट्स, जी हाँ, अगर आपको सारे इंपैक्ट्स याद हैं तो आप लर्न भी कर सकते हो, क्योंकि इसका एक्रोनिम है इंपैक्ट्स। असर, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। सबसे पहला, इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ा। मार्केट ओरिएंटेशन, सारा फोकस मार्केट पे हो गया। पर्सनल डेवलपमेंट, जहां पर हमने कहा था नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, उसको पर्सनल डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी कर्मचारियों का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। अ चेंज इन डिमांड ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर की जो डिमांड है वो बढ़ गई। चेंज अब नेसेसिटी बन गया, यानी बदलाव अब मजबूरी हो गई। टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो आज तक बदल रहा है और एवरग्रीन बदलता रहेगा, सबसे बड़ा इंपैक्ट था टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग एनवायरनमेंट। और लास्ट, सपोर्ट टू द बजटरी लॉस ऑफ द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो लॉस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को हो रहा था, जो गवर्नमेंट को हो रहा था, वो इम्पैक्ट रुक गया, वो लॉस होना रुक गया। तो यह है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। आई होप अब आपको बिल्कुल एम्पल क्लियर हो गया होगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज क्यों लाई गई, वो चेंजेस क्यों लाए गए, एलपीजी का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हुआ, और ये एलपीजी नहीं लाते तो क्या होता। आज जो बदलाव आप देख रहे हैं वो बदलाव कभी नहीं आता अगर ये बदलाव नहीं होता, एलपीजी नहीं आया होता। तो थैंक्स टू दैट टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स जिन्होंने इस रिफॉर्म को लेकर के आए और एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा सा इम्पैक्ट आप पे भी पड़ेगा, तो इस इम्पैक्ट को याद कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा और नोट ज़रूर करना है। टेक केयर।